चलिए, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला पहला क्वेश्चन जो है, पहले करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा। उसके बाद जो गुप्त काल आप लोग पढ़ चुके हैं, गुप्त वंश, ठीक है ना, उस पर फिर चर्चा, उसके क्वेश्चन होंगे, 20-25 क्वेश्चन वो कर लेंगे। और जो बचा हुआ टॉपिक है बाद में क्लियर कर लेंगे। ठीक। तो एक बार देख लीजिए, आप लोग लाइव क्लास हो गई है? हाँ, क्लास लाइव है। और आप लोगों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। हाँ, ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जितने आपके पास ग्रुप है वहां सब शेयर करिए। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करिए। चलें, आगे चलें, आज के क्वेश्चन की तरफ चलें ना। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और देखिए, पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन, और साथ में नोट करते हुए चलिए आप लोग, साथ में नोट करते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ओमेन मतलब महिला ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025। ओमेन ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025 से ये क्वेश्चन है। ठीक है, इससे ये प्रश्न है, का आयोजन कह रहा है केरल, भारत में किया गया है। तो कहाँ किया गया ये प्रश्न अगर आपसे पूछे कि आ, महिला ओमेन ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025, तो कहाँ हुआ? ब्लाइंड मतलब हाँ, अंधे लोगों का। वह महिलाएं जो दृष्टिबाधित हैं, अंधे हैं, उनका क्या हो रहा है? फुटबॉल का क्या चल रहा है भाई? मैच हो रहा। वो पूछा जा रहा है आपसे कि कहाँ, कहाँ पर होगा? तो वो केरल, केरल मतलब भारत, ठीक ना, केरल भारत में किया जाएगा। भारत ने पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी की है। मतलब भारत में ये पहली बार ये प्रतियोगिता हो रहा है, 2025 का ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025, जिसमें अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराकर खिताब जीता है। मतलब ये हो चुका है, ये प्रतियोगिता हो चुकी है, ये टूर्नामेंट हो चुका है 2025 का जी। इसमें क्या हुआ? अर्जेंटीना ने किसे हरा दिया है? इंग्लैंड को हरा करके ये खिताब जीत लिया है। कहने का मतलब ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप, वोमेन्स ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, भारत ने प्रतियोगिता में 5वां स्थान, भारत की स्थिति क्या है? भारत इसमें कहां पर है? 5वें में है। तो आप ये प्रश्न नोट करेंगे कि ओमेन ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। अगर ये प्रश्न बनेगा तो किसने जीता? हम्म, अर्जेंटीना ने जीता। ये क्या है? विजेता है। उपविजेता कौन है? इंग्लैंड। इंग्लैंड क्या है भाई? उपविजेता है। मेजबानी किसने की? भारत ने की। भारत का स्थान क्या है इस टूर्नामेंट में? बस इतना सा प्रश्न है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? भारत का स्थान 5वां, विजेता और उप विजेता। मेजबानी, और ये हुआ कहाँ? मेजबानी भाई भारत ने किया, तो भारत के किस शहर में हुआ है? केरल में हुआ है। कहाँ हुआ है? केरल में हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलें। हाँ, नोट कर लीजिए, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि वोमेन्स ब्लाइंड फुटबॉल टूर्नामेंट ये 2025 कहाँ हुआ? वर्ल्ड कप है, तो कहाँ पे हुआ है जी? जितने लोग जुड़े हैं, आप सबका धन्यवाद। बाकी जो लोग नहीं जुड़े हैं, उनका विशेष आभार। ठीक है ना, उनका विशेष आभार है कि वो भाई हमारे साथ नहीं जुड़े। बाकी जो जुड़े उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्लास में जुड़ जाइए, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा नुकसान नहीं होगा इससे। ठीक है ना, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा।
जी, तब तक हम आप लोगों कमेंट देख ले रहे हैं सबको। भाई गुड मॉर्निंग सबका, और प्रणाम आप सभी को। आप सबके साथ आप सबका जो है, जी धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो ये क्वेश्चन हुआ, नोट कर लिए? आसान सा प्रश्न था। आसान का मतलब ये है कि भाई जानकारी रहेगी तो आसान है। और फुटबॉल जो है ये कैसा फुटबॉल था? फुटबॉल टूर्नामेंट था, वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप है। लेकिन बस यही है कि ब्लाइंड, और महिलाओं का है, वोमेन्स का है, ब्लाइंड्स। आगे चले। अर्जेंटीना ने जीता है भाई। किसे? इंग्लैंड को हराया। नोट करिए, नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं, नोट करते रहिए जी। हाँ हाँ, नोट कर लीजिए। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताएं, फुटबॉल मैच में। जब तक आप लोग नोट कर रहे हैं तब तक बताइए, जो लोग नोट कर चुके हैं बताइए, फुटबॉल फुटबॉल का जो मैच होता है वो खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 खिलाड़ी होते हैं। बताइए, हाँ या ना में जवाब दीजिए, कॉन्फिडेंस नहीं है इसका मतलब। 11 खिलाड़ी खेलते हैं, जी बहुत ही बढ़िया। और क्रिकेट में? क्रिकेट में भी 11 खेलते हैं। हाँ, खो खो में? खो खो में 9। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे प्रश्न है जो पूछा जाता है खिलाड़ियों से। दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है शब्दावली से। शब्दावली का मतलब समझ रहे हैं? जो खेलों में शब्दावली प्रयोग होती है उससे प्रश्न पूछा जाता है। जो सबसे पहले एक बार पूछा जाता था, ज्यादा प्रश्न जब आया था गुगली, कि गुगली का संबंध, ये शब्दावली किस खेल से है? तो क्रिकेट से था ना। क्रिकेट में गेंद फेंकी जाती थी जिसका नाम क्या था? गुगली। ऐसे ही है, बताइए बटरफ्लाई। बटरफ्लाई ये किससे संबंधित है शब्दावली? तैराकी से। बटरफ्लाई तैराकी से, समझ रहे हैं? पेनाल्टी शूट। हम्म, आज के लिए आज का ये प्रश्न है, आप बताइए, पेनाल्टी शूट किससे संबंधित है? ये शब्दावलियां हैं जो खेलों से संबंधित होती हैं। आगे क्वेश्चन पे चलें। नोबेल प्राइज, अभी नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको जानना है ये फिर से एक बार। और किसके किसके बारे में पूछा गया है, किसके बारे में बताया जा रहा है? अर्थशास्त्र। जी, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज 2025 किसे मिला? प्रश्न आपका यही है, नोट कर लीजिए, नहीं तो आप हमारे साथ बाद में नोट करते हैं कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला? ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे आप क्वेश्चन के रूप में अगर लिखना चाहें तो किसे मिला भाई? जोयल मक्कर, फिलिप अजीजोन और पीटर हाविट, तीन लोगों को यहां भी मिला है। किसके क्षेत्र में मिला है ये? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र का क्या है? नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? तीनों लोगों का नाम आपके सामने लिखा गया है, किसे मिला है भाई? तीनों लोगों को क्या दिया गया है? अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है जोएल मयक्कर, फिलिप अजियोन और पीटर हाविट, तीन लोगों को मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज। मिलने का कारण क्या है? हम मयक्कर को तकनीकी प्रगति के आर्थिक विकास की व्याख्या हेतु, इन तीनों लोगों को जो दिया गया है ये इसीलिए दिया गया है। देखिए यहां लिखा गया है भाई, पहला पुरस्कार कहां के हैं?
वो देखिए नॉर्वे के, दूसरे कहाँ के हैं, नीदरलैंड के, ठीक है ना। नहीं भाई, प्रथम पुरस्कार जब मिला था तब, तब की बात यह है कि जो पहला पुरस्कार है, हाँ जी जी, तो पहले जानिए आप ये एजियोन और हाबिट को मिला क्यों है, किसके लिए दिया गया, देखिए सिद्धांत के सम्मान के लिए, किस किस कारण से, क्रिएटिव डिजर्टक्शन, हाँ डिस्ट्रक्शन, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के सिद्धांत के लिए इन्हें क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, किसे, दो लोगों को, जो है एजियोन और हाबिट, पीटर हॉबिट और फिलिप एजियोन। और जो पहला पुरस्कार दिया गया था वो 1969 में दिया गया था। रेंजर फिस्को नॉर्वे के थे, और जैन टिनबर्जन ये नीदरलैंड के थे। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 में प्रारंभ हुआ था, शुरुआत 1968 में, लेकिन दिया कब गया था, 1969 में ये प्रारंभ हुआ था देने, जबकि अन्य 5 नोबेल पुरस्कार 1901 से दिए जा रहे हैं। मतलब 5 का मतलब समझ रहे हैं, नोबेल नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं, हाँ हाँ 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। 5 क्षेत्र में कब, 5 क्षेत्र में जो दिया जा रहा वो 1901 से, ये 1901 से शुरू है, लेकिन अर्थशास्त्र का कब से शुरू है, कब से दिया जाना स्टार्ट हुआ है ये, तो अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ है ये 1969, मतलब 1968 में इसकी शुरुआत हुई, और दिया कब गया था, दिया गया था 1969 में जी, समझ रहे हैं। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया, शांति का नोबेल, हाँ वेनेजुएला की कौन है, मारिया, हम्म, आगे क्या नाम है, पूरा नाम, डोनाल्ड ट्रंप जी भी उसी लाइन में थे ना, लेकिन वेनेजुएला की मारिया और ना, हाँ मारिया ओरेना मचाडो, इनको मिला है। वेने आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, इन्होंने सरकार के खिलाफ जो है मतलब, हाँ लोकतंत्र के खिलाफ उन्होंने काम किया, खिलाफ का मतलब ऐसा नहीं कि गलत काम किया है, ये बात क्लियर हुई। हम्म। वैष्णव प्रताप क्लास ऑनलाइन चल रही है आपके फोन में, गजब। ठीक है, चले आगे ना। आज का क्वेश्चन देखिए, वो किससे है, गुप्त काल से है, लेकिन एक काम कर लीजिए, अभी आप लोग कुछ चीजें रह गई थी जो नोट करना था, किससे संबंधित, गुप्त वंश से, उस चीजों को नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। गुप्त काल में, अच्छा गुप्त काल में जो हम आपको बताए थे कि भाई प्रशासनिक इकाई, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी, और सबसे बड़ी, साम्राज्य ना, जी बढ़िया है, आप लोग जानते हैं इसका मतलब। चलिए, आप कहां तक नोट किए थे भाई, कहां तक आप पढ़ चुके थे, सदस्य और विभाग के बारे में आप जान रहे थे, सदस्य और विभाग के बारे में आपको आपको आप जानकारी कर रहे थे गुप्त काल में, आप पढ़ रहे हैं गुप्त काल, और उस गुप्त काल में आप पढ़ रहे थे कि जो सदस्य हैं और उनका विभाग क्या था, यही ना, विभाग, उन विभाग का आप नाम जान रहे थे। आपको हमने कितना बताया था, 5 की 6,
सातवां था, सातवां विभाग नोट करेंगे, महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत ये सदस्य थे। इनका काम, ये कौन होते थे, तो ये सैनिक अधिकारी थे। ये कौन थे? सैनिक अधिकारी। उस समय इनका नाम क्या था? महाबलाधिकृत। ये सैनिक अधिकारी थे, मिलिट्री ऑफिसर। महादंडनायक, ये पूछा गया है। महादंडनायक, इसका मतलब ये समझ रहे हैं, महादंड नायक। ये पूछा गया। ये युद्ध एवं न्याय का विभाग, युद्ध एवं न्याय का विभाग, युद्ध एवं न्याय का विभाग का कार्य देखने वाला अधिकारी, इसे ही क्या नाम दिया गया था? महादंड नायक। ठीक है। नौवां जो पॉइंट है वो है ध्रुवाधिकरण। ध्रुवाधिकरण, धुराधिकरण कौन होता था? तो धुराधिकरण को कहा जाता था कर वसूलने, टैक्स लेने के लिए, कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान, कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान होता था। ये कर वसूलने वाला मतलब इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ऑफिसर होता था ये। 10वां पॉइंट नोट करेंगे, अग्रहारिक। अग्रहारिक कौन होता था गुप्त काल में? दान विभाग का प्रधान। कौन सा? दान विभाग का प्रधान होता था ये, जिसे क्या कहा जाता था? अग्रहारिक, दान विभाग का प्रधान। बाकी हमने आपको बता ही दिया था। इतने पॉइंट आपको क्या करने हैं? नोट करने थे। 10 पॉइंट कौन कौन से भाई? यहां आप देखिए, सदस्य और यह है विभाग। इससे पहले आप कल वाली क्लास में पढ़ चुके थे। ये सब, ये दोनों इंपॉर्टेंट भी हैं, ये और ये। महादंड नायक, महाबलाधिकृत, ये दोनों कौन होते हैं? महाबलाधिकृत या मिलिट्री का अधिकारी होता था, ऑफिसर है, या सैनिक अधिकारी। महादंड नायक युद्ध एवं न्याय विभाग का कार्य देखने वाला अधिकारी होता था। बाकी धुराधिकरण क्या होते थे? कर वसूलने का विभाग। अग्रहारिक कौन होते थे? तो जो दान दिया जाता था वो विभाग देखने का काम ये करते थे। दान विभाग का प्रधान होता था, जिसे क्या नाम दिया गया था उस टाइम पे? अग्रहारिक कहा जाता था। कुछ नहीं, अग्रहारिक कहा जाता था। किसे कहा जाता था भाई? जो गुप्त काल में दान विभाग देखता था उसे। क्लियर है? बताइए। नोट कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। जो विभाग आपको ना समझ में आए वो पूछ लीजिए, वो आप बाकायदा हम लिख भी दे रहे हैं। इसका मतलब होता क्या है? जो आज के टाइम पे है वो यहाँ है, और जो पहले गुप्त काल में होता था उसे क्या कहते थे वो यहाँ लिखा गया है। पेट क्या होती थी? अभी कल बताए हैं पेट। विधि क्या है? ग्राम क्या है? ये सब क्या है? इकाई है। किसकी? प्रशासनिक इकाई। जो गुप्त काल में शासन चलता था, प्रशासन, उनकी इकाई है। पेट क्या होता था? तहसील है, सॉरी ब्लॉक है। और विधि क्या है? तहसील है। विषय क्या है? जिला है। जो आज का जिला है उसे पहले क्या कहते थे? विषय कहते थे। क्लियर है? चलिए, बहुत ही बढ़िया, आगे चलें। हम्म।
फिर इसके बाद क्वेश्चन करने हैं, कुछ कुछ बातें और बतानी है, एक दो पॉइंट और नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, गुप्त काल के मंदिर, गुप्त काल के मंदिर एवं उनके स्थान, ये पूछा गया प्रश्न है। गुप्त काल के मंदिर एवं स्थान ये बताना है। ये गुप्त काल के बारे में बता रहे हैं आपको, क्या उस समय जो पद होते थे उनके नाम क्या। चले? कोई बात नहीं। गुप्त काल के क्या भाई? गुप्त काल के मंदिर एवं स्थान, ये गुप्त काल के मंदिर एवं स्थान। पहला मंदिर कौन सा? दशावतार मंदिर। सोचने के लिए ना बैठिए, लिखिए। दशावतार मंदिर पहला मंदिर है। हाँ, कौन कहाँ बता रहे हैं भैया? दशावतार मंदिर। अच्छा जी, दशावतार मंदिर ये कहाँ है, किस स्थान पे है? लिखेंगे देवगढ़। जी, देवगढ़ कहाँ? मौर्य सही बताए। देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश ये स्थित है। कौन सा मंदिर है? देवगढ़ झांसी में दशावतार मंदिर। किसका मंदिर है, किस भगवान का? या ये पूछा गया प्रश्न है, यहाँ ये मंदिर किसका है? भगवान विष्णु। ये मंदिर में किस दशावतार? जी, लिखेंगे भगवान विष्णु। भगवान विष्णु का ये क्या है, मंदिर है। दशावतार मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। दूसरी बात आप जानिए, आप कहीं नोट कर लीजिए, क्या यही नोट करिए कि गुप्त काल के शासक, गुप्त काल के शासकों शासकों के द्वारा भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा की जाती थी। ये नोट करिएगा, किसकी? विष्णु जी की और शिव की। किसके, कौन से काल के? ये पूछा गया प्रश्न ये भी है कि गुप्त काल में कौन से देवता थे, सॉरी कौन से भगवान की पूजा होती थी? किसकी किसकी होती थी? विष्णु और शिव की। कैसे पता चला? भगवान विष्णु का जो वाहन है वो क्या है? गरुड़ है। आपको उस दिन बताए थे। शिव जी के, आप कहेंगे कि भाई नंदी बैल, स्कंदगुप्त ने वृषभ आकार की कलाकृति की वो चलवाया था सिक्का, और गरुड़ तो उनका क्या था? राजकीय राजपक्षी था, है ना। और आप जानते हैं भगवान शिव के पुत्र हैं कार्तिकेय, उन्हीं का उन्हीं का जो वाहन है वो क्या है? मोर। मोर के आकृति का क्या चला था? सिक्का था। मोर और वृषभ, इन सब के क्या चले हैं? मतलब इन आकृतियों, इन सब की आकृतियों को क्या किया गया है? अंकित किया गया है सिक्कों पर, गुप्त शासकों के द्वारा बनवाया गया है सिक्कों पर। इससे हमें पता चलता है किसके बारे में? इनके स्वामी के बारे में। इन जो वाहन है इनके स्वामी कौन है, ठीक है। अभी उस दिन आपको बताए थे जब द्रौपदी जी का चीर हरण हो रहा था, वो वाली कहानी हमने आपको सुनाया था। भगवान विष्णु के ही अवतार हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण। उनका भी वाहन कौन था? गरुड़। हमने बताया कि पक्षियों में सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है? गरुड़ है। गरुड़ का मतलब बाज, ठीक। दूसरों के दूसरों के क्या होता है? हाँ, मतलब मुख से निवाला छीन लाता है ये। इतने इसमें सामर्थ होती है, इसके इतने पंजों में ताकत होती है।
तो ये पहली बात तो आपने ये नोट कर लिया है कि क्या गुप्त काल के शासकों के द्वारा भगवान विष्णु और शिव की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। मंदिर के बारे में आप जान रहे थे, पहला मंदिर आपको पता चल गया कौन सा, दशावतार का मंदिर। दशावतार का मंदिर कहाँ है, ये है देवगढ़, झांसी, उत्तर प्रदेश में है। और दूसरी बात, ये मंदिर में किसकी पूजा होती, किसकी मूर्ति लगी है, तो भगवान विष्णु। बहुत ही बढ़िया। अगला विष्णु मंदिर, नाम से ही पता चल गया होगा जी। विष्णु मंदिर ये कहाँ स्थित है, पहली बात तो बताएंगे यहाँ किसकी, कौन से भगवान है, विष्णु मंदिर में कौन से भगवान है, विष्णु। कहाँ स्थित है, लिखेंगे तिगवा, जबलपुर। तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश। तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश में है विष्णु मंदिर। तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश में कौन है, कौन सा मंदिर है, ये विष्णु मंदिर है। और किस भगवान की, भाई किस भगवान को ये इस मंदिर में किस भगवान की मूर्ति लगी हुई है, तो विष्णु भगवान की। नाम से ही आपको पता चल रहा है कौन सा, विष्णु मंदिर है। एक मंदिर और आप नोट करें, तीसरा मंदिर, ठीक है, यही यही नोट कर लीजिए, तीसरा मंदिर लिखिए, भीतर गांव का मंदिर। तीसरा लिखेंगे भीतर गांव का मंदिर, जिसे क्या कहा जाता है, लक्ष्मण मंदिर, जिसे लक्ष्मण मंदिर का, भीतर गांव का मंदिर लक्ष्मण मंदिर, ब्रैकेट में लिख लीजिए ईंटों के द्वारा निर्मित। कैसा, ईंटों द्वारा निर्मित, ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर का नाम क्या है, भीतर गांव का मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, ईंटों द्वारा निर्मित। अगर आपसे पूछा जाए ईंटों द्वारा, पहला ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर कौन सा है, नोट करिए, फर्स्ट टेंपल कौन सा है भाई, ईंटों द्वारा, ब्रिक्स। पहला ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर लक्ष्मण मंदिर है, जो कहाँ है, भीतर गांव। किस जगह पर है, भीतर गांव जी, कहां पर, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, भीतर गांव कानपुर, भीतर गांव कानपुर, उत्तर प्रदेश, ये मंदिर स्थित है। ये सब संबंधित मंदिर किससे हैं, गुप्त काल से, गुप्त काल से ये संबंधित क्या है, मंदिर हैं जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। कौन कौन से मंदिर हैं, दशावतार मंदिर जी, लक्ष्मण मंदिर, हाँ, ईंटों के द्वारा निर्मित ये पहला मंदिर है, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब आज के क्वेश्चन पे चलते हैं, जो किससे पढ़ने हैं क्वेश्चन आपको, गुप्त काल से। बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आप नहीं पढ़े होंगे, तो वो आप यही क्वेश्चन में आप बहुत सारी चीजें सीख भी जाएंगे। क्लियर है ये, चलिए आज के क्वेश्चन पे चलिए। नोट हो गया, जी, देखिए पहला क्वेश्चन, गुप्त वंश से, गुप्त वंश के क्या से ये क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन देखिए, जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, बताइए। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि ऑप्शन बी क्या है, सही है, श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। इसने कौन सी उपाधि को धारण किया था, यही बताइए, आपका रिवीजन होगा। उपाधि कौन सी, महाराज की उपाधि, बहुत ही बढ़िया, महाराज।
कि उपाधि को धारण किया था कौन? श्रीगुप्त। तो पहले क्वेश्चन का पहला जो आंसर है वो क्या है? दूसरा है गुप्त किसके सामंत थे, ये भी आपको बताया है। और रुक जाइए, क्वेश्चन को और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। गुप्त किसके सामंत थे? सामंत मतलब हम आपको बताए थे क्या? सामंत का मतलब क्या भाई? किसी के अधीन, जमींदार, यही ना। किसी के अधीन काम कर रहे थे कौन? गुप्त। पहले तो किसके अधीन थे? मौर्य। मौर्य के सातवाहनों के, कुशाणों के, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि कुशाणों के क्या थे? सामंत थे कौन? गुप्त। दोनों प्रश्न बहुत इजी है। तीसरा देखिए, तीसरा बताइए, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि को धारण किया था? महाधिराज। तो आपको पता है कि कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण किया था? महाराज की। समुद्रगुप्त ने, ये देवराज, महाधिराज और क्या कभी, हाँ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त। तो और घटोत्कच, घटोत्कच भी किसकी? महाराज की। तो इसलिए ऑप्शन क्या है? बी सही है। समझ रहे हैं ना। ये भी महाराज की उपाधि को धारण किए थे, ये भी। अच्छा, श्रीगुप्त के बाद शासक कौन बना था? घटोत्कच, उसका पुत्र। और घटोत्कच का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त प्रथम, प्रथम के बाद कौन राजा बना? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। उसके बाद कुमारगुप्त है। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद विष्णुगुप्त। और एक और आते हैं उसके बाद, लास्ट रूलर कौन है? हाँ भानुगुप्त। उसके बाद विष्णुगुप्त वगैरह। तो धीरे धीरे वो पतन की ओर जाता है गुप्त वंश। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन बताइए। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं किससे? ऐसे प्रश्न आते हैं पीसीएस में, जो कूट मिलाने वाले होते हैं। हम यहां देखिए और मिलाइए कूट और बताइए कौन सा सही है। यहां सूची 1 और सूची 1, मतलब ये सूची 1 को सूची 1 से ही मिलाना है। एक तरफ क्या दिया गया है? अभिलेख है। और दूसरी तरफ क्या है? वो शासक हैं। पहला वाला सही है, 1 2 3 4 सही मिलाया गया है। प्रयाग या इलाहाबाद का प्रशस्ति लेख समुद्रगुप्त। बिलसड़ स्तंभ लेख कुमारगुप्त। पढ़ाए थे ना बिलसड़। और भाई अभी अभी कल ही पढ़े हो भीतरी, स्कंदगुप्त। और मंदसौर लेख यही नहीं बताया गया है, मंदुबर्मन। अगर ये आप तीनों तीनों मिला लेंगे तो चौथा अपने आप हो जाएगा। लेकिन पीसीएस में ऐसा नहीं होता है। वहां तो चारों ऑप्शन जानने हैं। और क्यों जानने? क्योंकि यहां सब में अभी यही 1 2 3 चारों ऑप्शनों में लिखा होता, फिर आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते आप और वो क्वेश्चन गलत हो जाता। इसलिए ऑप्शन पहला सही है। मतलब पहला क्यों सही है, बात समझ रहे हैं। ए में दिखा 1 2 3 4, मतलब ये ऐसे ही सही है। या 2 1 3 4, ए को 2 से मिलाया गया, बी को पहले से मिलाया गया, इस तरीके से। लेकिन इसलिए आपका ऑप्शन क्या है यहाँ? ये वाला सही है। समझ पा रहे हैं बात को जी। हाँ बताइए, इलाहाबाद ये स्तंभ लेख बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसको किसने लिखा? हरिसेन ने। किसने लिखा है? हरिसेन ने। किस भाषा में? संस्कृत में। अब इससे इससे क्या पता चलती है कि गुप्तों की, गुप्त वंश की क्या थी ये? रोज जो राजभाषा थी, एक तरीके से आधिकारिक भाषा, वो क्या रही होगी? संस्कृत रही होगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? इस पे आप उस दिन हंस भी रहे थे। हम कह रहे थे हूण, तो आप लोगों को लग रहा था कि हूण मतलब क्या? वो, हाँ वो आप समझ रहे थे जो खेतों में लगाया जाता है, अर्थात एक पुतला। हूण मतलब आपको क्या समझ में आ रहा था? पुतला, खेतों में लगाया जाने वाला पुतला, आप उनको समझ रहे थे। जबकि हूण क्या थे? विदेशी थे। ये क्या थे? विदेशी थे। कहां से आए थे? अफगानिस्तान से। और क्या, वहीं के, वहीं से ये लोग आए थे और भारत पर आक्रमण किए थे। उस समय
जिस समय हूण का आक्रमण हुआ उस समय भारत में गुप्त काल चल रहा है, और गुप्त काल में कौन सा राजा था जिसने रोका? अस्कंद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? और हूण हम बताए थे आपको किसके नेतृत्व में हुआ था आक्रमण? आप मिहिरकुल जानते हैं ना? मिहिरकुल ने भी किया। उसका पुत्र कौन? नहीं, मिहिरकुल ने किया, उसके पिता के द्वारा भी किया गया था आक्रमण। ठीक है ना? जब जब मिहिरकुल यहां पर आक्रमण किया तब उसकी राजधानी सियालकोट थी। यह हमको अभी आपको हम कल ही बताए थे। समझ रहे हैं ना? आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। जी, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? सबसे पहले ही जब पढ़ाए थे तो यही बताए थे, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था। जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं उसको नोट करने में कोई हर्ज नहीं, कोई शर्म नहीं है। ठीक है ना? यदि आप नहीं जानते हैं तो। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जितने लोगों का कमेंट आ रहा है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, जरूरी नहीं कि कमेंट ही किया जाए। ठीक है ना? आप देखते रहिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन यहां आपको क्वेश्चन करना जरूरी है, यहां आपको जानना जरूरी है। कह रहा है गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला, ये गलती से लिखा हुआ, ये कला है। कला एवं स्थापत्य, समाजवाद, राजस्व एवं भूमिकर, साहित्य कार्यों का संरक्षण, ऐसा कुछ नहीं था। कला एवं स्थापत्य का क्या था? इसे क्या कहा जाता था? स्वर्णकाल कहा जाता है। हम आपको पहले ही बताए थे। और किस टाइम पर कहा गया था? जब शासक कौन था? समुद्रगुप्त। जब शासक समुद्रगुप्त था ना, उसी टाइम पे आप इसे समुद्रगुप्त को विसेंट स्मिथ ने क्या कहा था? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन, ये प्रश्न जानिए, ये पूछा गया प्रश्न है। भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त। क्यों कहा था? वो कारण था, ये सब बता चुके हैं। क्यों कहा था भाई? बिल्कुल, इसने नेपोलियन के तरीके से भी युद्ध लड़ा, कितने क्षेत्रों को जीता, कितने राजाओं को पराजित किया, ये सब कहानी आप जानते हो। हाँ, दक्षिणावर्त और आर्यावर्त के राजाओं को, कई राजाओं को इसने पराजित किया था। अब कितने राजाओं को? कुल मिला के 21 राजा थे। समझ रहे हैं ना? जी बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे अजंता कलाकृतियों या कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से, या गुप्त काल से? ये दिमाग लगाना है यहां। अब आप इस चीज में ना चले जाना कि आप गुप्त वंश पढ़ रहे हैं, आप उठा करके हर प्रश्न में गुप्त। समझ रहे हैं कि नहीं? इस बात को समझ रहे हैं? इस चीज को ध्यान रखना और आप बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या है? सातवां का सही जवाब क्या होगा? बताइए जरा। हड़प्पा काल से संबंध, हड़प्पा काल से संबंधित है भैया। अजंता जो कलाकृतियां हैं वो हड़प्पा से या मौर्य से नहीं है, ना ही गुप्त काल से हैं। अगर गुप्त काल से होता तो हम आपको पढ़ाते कि ना पढ़ाते, बताते कि ना बताते भाई? तो पूरा हमने क्लास खत्म किया। तो ये किससे है? बुद्ध से है। यहाँ बुद्ध काल से है। यहाँ आप देखेंगे बुद्ध, बौद्ध धर्म के क्या बनाए गए हैं? कलाकृतियां की गई हैं। किस पे? अजंता की गुफाओं में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये कहाँ स्थित हैं? अजंता कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, महाराष्ट्र में अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। किस शासक के द्वारा इनका निर्माण किया गया था? शासक कौन थे जब ये इसका निर्माण हुआ था? ये क्वेश्चन आपको बताना है। हाँ, कौन थे? सातवाहन की राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। इसलिए हमने पहले ही कह दिया कि ये क्वेश्चन आप बताइए, आप जाइए इस क्वेश्चन को आज पढ़िए। राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा, बहुत पहले ही बताए थे जब आप लोगों को आपकी क्लास वहां चल रही थी। अजंता की गुफाओं को निर्माण किस किस शासक द्वारा हुआ था? राष्ट्रकूट शासकों द्वारा, शासकों के द्वारा। आप घर जाइएगा और इसके बारे में और ज्यादा पढ़िएगा। पढ़ने के लिए क्या है, आपके पास फोन है, ठीक है?
अच्छे स्रोत को ढूंढिए, कुछ नहीं तो एआई है ना, उससे पूछेंगे वो भी बता देगा आपको। अगले क्वेश्चन पे चलें। समझ गए ये बुद्ध वाले, मतलब अजंता कलाकृतियों का संबंध किससे है? तो बुद्ध से, बौद्ध धर्म से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? वाकाटक, वो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा। जी कोई बात नहीं है। अजंता की, चलिए यही इसका इसको सही कर लेते, अजंता सातवाहन, सातवाहन शासकों के द्वारा। और एलोरा, हाँ वाकाटक समझ रहे हैं, एलोरा राष्ट्रकूट। ठीक है ना। फिलहाल ये क्वेश्चन बताइए, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, समुद्रगुप्त के, या अर्थ लिखा गया है, हो सकता कुछ और यहां लिखा जा रहा हो, बाय मिस्टेक हुआ हो। तो यह सही जवाब क्या, ऑप्शन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कितने लोग रहते थे? 9 रत्न रहते थे, और उन 9 रत्नों में से कालिदास भी थे। कालिदास भी क्या थे? कालिदास जी भी थे, जो इनके द्वारा क्या अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम, कुमार संभवम, ये सब रचनाएं किसके द्वारा की गई हैं? कालिदास जी के द्वारा। और बताइए इन 9 रत्न किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। और इतिहास में 9 रत्न किसके दरबार में? अकबर के। किस वंश से है संबंध अकबर का? मुगल वंश से, मुगल वंश से। यही आप जानिए। 8 अष्ट प्रधान किसके दरबार में रहते थे? ये शिवाजी के दरबार में। और ये किस वंश से थे? मराठा साम्राज्य से थे। और अष्ट दिग्गज कृष्णदेवराय, ये किससे संबंधित थे? विजयनगर साम्राज्य से। और आपसे पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, इसकी स्थापना किसने की थी विजयनगर साम्राज्य की? तो हरिहर, हाँ, हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई थे। इन्हीं के द्वारा दक्षिण भारत में क्या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। और उसी समय वहां बाद में कृष्णदेवराय वहां के क्या थे? शासक थे। जी सबसे प्रतापी राजा। इनके दरबार में कितने लोग रहते थे? 8 लोग, अष्ट दिग्गज कहते थे। अष्ट प्रधान किसके दरबार में रहते थे? शिवाजी के, जो मराठा थे, मराठा साम्राज्य से थे। और 9 रत्न तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे और अकबर के दरबार में भी रहते थे, जिसमें अब यहाँ चंद्रगुप्त वाले में आपको पता है कि एक क्या थे? बेताल भट्ट जादूगर थे भाई, छप्पड़क थे, वारामिहिर, अमर सिंह, ऐसे ऐसे लोग। और ठीक ऐसे ही अकबर के दरबार में 9 लोग रहते थे, जिनमें तानसेन, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, है ना। मुल्ला दो प्याजा के बारे में जानते हैं इनकी खासियत क्या थी? खाने में ये लोग क्या खाते, ये खाने में इन दोनों लोग, इनको क्या चाहिए था? 2 प्याज चाहिए था, इसलिए इनका नाम क्या था? मुल्ला। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? धर्म पूछ लिया आपकी बार, तो भाई किससे है? बौद्ध से। अभी तो कुछ देर पहले आपने किया है क्वेश्चन को कि भाई किस धर्म से हो जाएगा फिर? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में किसका वर्णन है? भगवान बुद्ध का, है ना, बुद्ध जी के। आगे चले, अगले क्वेश्चन पे चलिए भाई जी। अगला क्वेश्चन देखिए, एरन अभिलेख का संबंध, यहां देखिए पूछा भी गया है, कहां पूछा गया? आरआरबी एएसएम में, है ना। जी जी जी, गुड्स गार्ड में पूछा गया। गुड्स गार्ड कौन होते हैं रेलवे में? जो ट्रेन के एकदम बिल्कुल पीछे होते हैं। लोको पायलट बिल्कुल आगे और ट्रेन के बिल्कुल पीछे कौन? गार्ड। सब में, दोनों गाड़ियों में। हाँ, जो झंडी दिखाते हैं पीछे, या वो ये बताते हैं कि प्लेटफॉर्म पे सकुशल सभी यात्री बैठ गए, उतर गए, अब ट्रेन को आगे ले जाया जाए। अर्थात वो और कौन? लोको पायलट। दोनों आपस में कम्युनिकेशन के द्वारा, मतलब वायरलेस के द्वारा बातचीत करते हैं और एक संकेत देते हैं, एक इंडिकेटर देते हैं। वो ग्रीन लाइट और रेड लाइट जलाकर, रेड लाइट देंगे तो ट्रेन रुक जाएगी, अब पता है आपको, ग्रीन देंगे फिर ट्रेन चलने लगती है। तो गुड्स गार्ड में पूछा गया प्रश्न है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो आपको पता है कि भाई किससे है?
भानुगुप्त से है, अभी आप कल पढ़े थे। और इसी अरण अभिलेख में किसका वर्णन है? सबसे पहले सती प्रथा का। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण यही है, अभिलेखीय प्रमाण। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण कौन है? एरण अभिलेख। और पहली सती होने वाली स्त्री कौन थी? गोपराज की, गोपराज की पत्नी। अब आप कहेंगे गोपराज की पत्नी पहला मतलब पहली जो है महिला थी जो सती हुई थी, तो गोपराज कौन था? तो भानुगुप्त का क्या था? मित्र था, सेनापति था, आर्मी चीफ कमांडर था। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग, युग है भाई, स्वर्ण युग, गोल्डन एज यहां लिखा गया है, सही है, था। तो भाई मौर्य काल, राजपूत काल, चोल या गुप्त? आप कहेंगे गुप्त काल था। ये क्या था? गुप्त काल था। आप पढ़ चुके हैं, आपको बताया गया था गुप्त काल को स्वर्णकाल कहा गया है शुरू में ही जब आप क्लास पढ़ रहे थे उस टाइम। अगला क्वेश्चन देखिए। फाहयान है ये, फाहयान, फाहयान कहां का निवासी था? तो फाहयान चीन का निवासी था जो भारत आया था, और किसके दरबार में? किसके दरबार में? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहयान आया था। फाहयान कहां का था? चीन का। आपको पता है कब आया था? 399 से 400 ईस्वी तक। ये कई कई बौद्ध भिक्षुओं से मिला था उस टाइम। हमने आपको बताया मध्य प्रदेश, पंजाब और मध्य देश, ऐसे घूमते घूमते ये क्या कर रहा था? भ्रमण कर रहा था और बौद्ध भिक्षुकों से मिल रहा था, वहां से चीजों को सीख रहा था। ठीक है ना? फाहयान। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए सेतु बंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था? शक था, वाकाटक था, गुप्त था या सातवाहन? देखो आप शक पढ़ लिए हो, आपको तक शक तो था नहीं। हमने आपको गुप्त पढ़ाया, गुप्त में भी हमने आपको कहीं प्रवरसेन द्वितीय शासक के बारे में कोई बात हमने नहीं की थी। तो दो, अब एक तो बचा है वाकाटक और दूसरा बचा है क्या? सातवाहन। दोनों में से कोई एक होगा। अभी हम पढ़ाए नहीं है ना वाकाटक ना सातवाहन। आप जानिए कि ये किसका था? वाकाटक शासक था। ये कैसा शासक था? वाकाटक शासक था ये। अब इसका नाम क्यों आया? प्रतापी राजा था। ठीक है ना? इसके बारे में आपको आगे पढ़ा देंगे। वाकाटक शासक कौन था? प्रवरसेन द्वितीय, जो किस वंश से संबंधित था? ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? कविराज कहा गया है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो किसे कहा गया है भाई? समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? कविराज कहा गया। और समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया इसके समय में जब सिक्के जारी हुए थे, एक सिक्के पर क्या, इसे क्या बजाते हुए? बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। इससे ये प्रतीत होता है, इससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त क्या था? संगीत प्रेमी था, संगीत भी जानता था, सुनता था। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए। स्कंद गुप्त को किस स्तंभलेख में सकोपम मतलब सका आर्य ना, सकार्य, सकार्य कहा गया है स्कंद गुप्त को? सक्रादित्य जी, माफी चाहते हैं, हाँ सक्रादित्य था। क्या था भाई? सक्रादित्य, अभी कल ही बताए आपको, कल आप पढ़े हो। सक्रादित्य कहा गया है। सक्रादित्य किसमें? कहीं कहोम, जूनागढ़, मंदसौर या प्रयाग प्रशस्ति? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध तो इससे है, समुद्रगुप्त से है, समुद्रगुप्त से है। बाकी इन दोनों का संबंध किससे है? यह है आपके स्कंदगुप्त से। तो भाई किस में कहा गया है कि वो सकादित्य था? तो कहोम में। अभी कल आप पढ़े हैं
कल ही आपको पढ़ाया गया था। हम आपको पढ़ाए थे, कहोम बताए थे, जूनागढ़ बताए थे, भीतरी, ये सारे अभिलेख हम आपको बताए थे अभी कल। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि स्कंद गुप्त को किस स्तंभ लेख में क्या कहा गया है, सकादि। तो सकादि किस में कहा गया है, कहोम में। ठीक है। श्रीलंका के राजा मेघ वर्मन ने किस, मेघ वर्मन होना चाहिए, ठीक है ना, बर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए गुप्त समुद्र गुप्त से अनुमति मांगी थी? प्रयागराज, बोधगया, कुशीनगर या अमरावती? यही क्वेश्चन आपको नहीं बताए हैं, आप नोट कर लेंगे तो ये भी आपको पता चल जाएगा। तो प्रश्न से भी क्या हो जाएगा, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा कि भाई श्रीलंका के एक राजा थे मेघवर्मन, इन्होंने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी किसके, किसकी जो है मंदिर बनानी है, भगवान बुद्ध की। ये मंदिर बनाने के लिए अनुमति मांगी थी। वो स्थान क्या था, वो था बोध गया। बोध गया कहां है, बिहार में है। कहां है, बिहार में, जहां क्या होने जा रहा है, चुनाव। बिहार इसलिए चर्चा में है अभी, वहां होने जा रहा है चुनाव। कितने चरण में हो रहा है, 2 चरणों में हो रहा है। अब की बार कितने साल के बाद 2 चरणों में है, नहीं 70 नहीं, 48 साल बाद 2 चरणों में पहली बार चुनाव होने जा रहा है। नहीं तो इससे पहले 4 चरण में होते थे, 5 चरण में करवाया गया है, लेकिन एक बार इससे पहले जो है 2 चरण में हुआ था। अब की बार फिर से कितनी बार, 2 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे चले, अगले क्वेश्चन पे चले। हाँ, तो ये पॉइंट आप जानेंगे। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, वो था बोध गया। बोध गया कहां है, बिहार। यहीं पर क्या प्राप्त हुआ था, बुद्ध, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहां, ज्ञान प्राप्ति भगवान बुद्ध को, गौतम बुद्ध को कहां हुए थे, बोध गया में। किस वृक्ष के नीचे, हाँ बोध वृक्ष, या आप इसे क्या कहेंगे, वट वृक्ष। वट वृक्ष के नीचे कौन सी नदी थी, निरंजना थी कि ऋजुपालिका थी, ऋजुपालिका नदी के किनारे किसे ज्ञान प्राप्त हुआ था, महावीर स्वामी को। देखो कंफ्यूजन, कौन सी नदी बह रही थी, निरंजना, निरंजना नदी, या इसका नाम पुनपुन नदी। किसे किसे प्राप्त हुआ था, आप बताइए। इस बोध वृक्ष को या वट वृक्ष को कटवाने, किसने कटवा दिया था, एक शासक था जो बंगाल का शासक था, जिसका नाम क्या था, शशांक। किस, हाँ, वर्धन वंश में आपको पढ़ाएंगे। शशांक ने ही इस वट वृक्ष को कटवा दिया था। ठीक है ना, आगे चले। हाँ, जो नोट करना करते रहे, कहीं गलती होगी तो बताइएगा। देखिए एक बात बताएं, गलती सबसे हो जाती है, मानव है, गलती हो जाएगी। हम कोई मशीन नहीं है, हम कोई एआई नहीं है कि हमसे गलती नहीं होगी, गलती सबसे हो जाएगी। गलती होगी तो सुधार लेंगे, और सुधार लेंगे, जो सुधार ले वही मानव है, जो ना सुधारे तो फिर क्या है, मानव कहां, वो वही गलती दोबारा करेगा। मंदिर निर्माण, हाँ बिल्कुल, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ, मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, या सैंधव काल में? अभी आप पढ़े दशावतार मंदिर, कौन सा मंदिर आप पढ़े थे, और इससे पहले लक्ष्मण मंदिर, पहला ईंटों से निर्मित मंदिर कौन सा है, हाँ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुप्त काल। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कब कहा गया, जब उन्होंने क्या किया, चांदी के सिक्के चलवाए, गुप्त सिंहासन पर बैठा तब, जब उन्होंने शकों का उन्मूलन कर डाला। यही ऑप्शन क्या है, सकार हुआ, विक्रमादित्य हुए, कोई दिक्कत नहीं। और आप बताइए उन्मूलन का मतलब क्या होता है, जड़ से उखाड़ के, उन्मूलन का विलोम क्या होता है, रोपण। रोपण मतलब लगाना, यही भी उस दिन भी बताए थे, आज बता रही है। हिंदी में
विलोम शब्द जब पूछा जाएगा तो उसमें ये ऑप्शन बनता है, इसकी चांस ज्यादा होते कौन से, उन्मूलन और रोपड़ पे ज्यादा प्रश्न बन जाता है। आरो यारो में 2-3 बार पूछा जा चुका है, ये रिपीट होता है ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 5 प्रश्न, इसके बाद 5-6 प्रश्न और होंगे। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, अभी अभी थोड़ी देर पहले नोट करके लिखवाए हैं, यहां सी लिखा लेकिन ये शिव है। हाँ, तो अब यहाँ एक ऑप्शन और हो जाएगा, उस वहां लिखा जाएगा ई और लिखा होगा ए और बी दोनों, और यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि जो लोकप्रिय देवता भगवान थे वो कौन थे, भगवान विष्णु थे और साथ में कौन, शिव भी थे। लेकिन अगर पहला ऑप्शन जैसा दिया गया है तो ये विष्णु ही थे, ठीक है ना, इस हिसाब से विष्णु थे, लेकिन अब दोनों ऑप्शन दिया है तो क्या होगा। सबसे पहले इसलिए क्योंकि राजकीय जो राजपक्षी था गुप्तों का वो क्या था, गरुड़ था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चले, दशावतार का मंदिर पूछा गया है, अभी बताया गया। अभी चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे, चांदी के सिक्के चलवाए। होड़ों को तो उन्होंने नहीं पराजित किया था, ना ही वालिक प्रदेश को जीतने के बाद, ये शकों को पराजित करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद चांदी के सिक्के चले थे। अच्छा, गुप्त काल में कितने सिक्के चले हैं, 3 ना, सोने के, चांदी के और कापर या तांबा के ना। कापर, किसके सिक्के, दरब, दरब सिक्के, दिनार, रूपक और ये मूषक, इसका नाम था। हाँ, अब हो सकता है आप कहीं पढ़े हो, वैसे दरब नहीं, ये 3 सिक्कों का ही वर्णन है, ज्यादातर मिलता है कि सोने चांदी और कापर। और आप क्या कह रहे हैं कि किसका किसका मिश्रण था, चांदी और तांबा का मिश्रण, उसका क्या नाम था, दरब, द्रव सिक्का। मतलब ये चांदी इसमें मिला हुआ है और तांबा मिला हुआ है। अच्छा, किसके टाइम पे मिला हुआ था, कुमार गुप्त के समय में, ठीक है, ये भी जानिए भाई, कुमार गुप्त के समय में एक नया सिक्का एक जो चला था वो भी क्या था, दरब था। ठीक, आगे चले, अगला देखो, अगला क्वेश्चन, मेहरौली, बताया थे आपको, मेहरौली कहाँ है, दिल्ली में। लौह स्तंभ, जो कैसा लोहा है, स्टेनलेस स्टील, इस्पात जिसे आप कहते हैं, का निर्माण किस सदी में हुआ था, सदी पूछा, चतुर्थ सदी, तृतीय सदी, सप्तम सदी या द्वितीय सदी, बताइए। आपको तो पता है कि, अच्छा, मेहरौली का जो स्तंभ लेख था, हाँ, मेहरौली का स्तंभ लेख था, कि किस, उस समय शासक कौन था, मेहरौली का स्तंभ लेख किस शासक के टाइम पे था, जिसपे क्या लिखवाया गया है, उस शासक का मतलब के टाइम पे शासन का वर्णन किया गया है, लिखवाया गया है, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के समय क्या था, कौन सा स्तंभ लेख था, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ किस सदी में हुआ ना, इसका निर्माण किस सदी में हुआ, तो अच्छा, उस समय हुआ क्या था, कौन था, तो चंद्रगुप्त था ना, चंद्रगुप्त सेकंड। मेहरौली, सदी बताइए, टाइम बताइए चंद्रगुप्त द्वितीय का, 300, 380 से 415, 375 से 415, 375 से 415 ईस्वी, तो शुरुआत हुई पहली शताब्दी, और क्या, अच्छा जी, चतुर्थ, जी 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 जी, ठीक ठीक, चौथी शताब्दी, ऑप्शन कहाँ, ये चौथी शताब्दी, किसका निर्माण हुआ, लौह स्तंभ का। अगला, राजकीय या दरबारी भाषा, सरकारी या गुप्त गुप्त शासकों की भाषा क्या थी, अभी कुछ देर पहले आपको बताया, संस्कृत,
यशस्वी 2000 में पूछा गया प्रश्न है। संस्कृत क्यों? क्योंकि हरिशेन की भाषा क्या थी? अरे भाई, हरिशेन ने किसमें लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति जो लिखा गया था वो संस्कृत में लिखा गया है। ठीक, अभी पढ़े उससे पहले। इतिहासकार बी.ए. स्मिथ, विसेंट स्मिथ किस विजयों से प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? भाई किसे बुलाया, किसे कहा है? स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, या समुद्रगुप्त को? तो समुद्रगुप्त को। ये कई बार पूछा गया, ये आप देख रहे हैं। पीसीएस में पूछा गया है, तो एसएससी में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है। क्या भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन आप ये जानते रहिए, भारत का नेपोलियन कौन है, क्यों है? इसने 21 राजाओं को क्या किया था? हाँ, पराजित किया था। किस नीति के तहत पराजित किया? वो भी इसका नीति क्या थी? विस्तार नीति ना। विस्तार नीति, अपने साम्राज्य का विस्तार कर। अच्छा, कौन सा ऐसा शासक था जिसने, बताइए भाई, गुप्त काल का कौन सा ऐसा शासक था जिसने ग्रहण, मोक्ष, ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह, ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह नीति अपनाया था? समुद्रगुप्त। पहले क्या करता था? उनके ऊपर ग्रहण, ग्रहण बन जाता था, घेर लेता, हाँ, दक्षिण भारत में। उसके बाद उन्हें मोक्ष प्राप्ति का मतलब क्या? मार देता था, यदि यदि चाहे, मतलब भाई चाहने का मतलब ज्यादातर कोशिश यही करता था मोक्ष प्राप्ति कर दे, अथवा फिर अनुग्रह कर देता था। अनुग्रह मतलब विनती करने पर क्या कर देता था? कृपा। अनुग्रह मतलब कृपा अपनी कर देता था कि ठीक है जाओ, तुमको छोड़ रहे, लेकिन किसके अधीन काम करोगे? तो उसका क्या हो गया? ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह नीति अपनाने वाला भी राजा कौन, शासक कौन गुप्त काल का? समझ रहे हैं ना? अगला, लास्ट, इसके बाद धनवंतरी थे। कौन थे धनवंतरी? किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहिए या चंद्रगुप्त सेकंड। इनके नवरत्न में से एक रत्न थे धनवंतरी। भाई किसके दरबार में थे? प्रसिद्ध चिकित्सक थे। यही बिल्कुल सही है, धनवंतरी क्या थे? चिकित्सक थे, अर्थात आयुर्वेदाचार्य थे। उस समय क्या चल रहा था? आयुर्वेद। आयुर्वेदाचार्य कौन थे? धनवंतरी। ठीक है, धनवंतरी क्या थे? प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। समझ रहे हैं ना? आगे चलें अगले क्वेश्चन पर जी। लास्ट प्रश्न आज का, फायान और ह्वेनसांग। फायान और ह्वेनसांग डट डट के राज्यों को देखा कि किसके राज्यों को देखा है? ये चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन के समय में कौन? फाह्यान और, यहां देखिए पहला ऑप्शन आपको भ्रम के लिए दिया गया, यहां लिखा गया चंद्रगुप्त मौर्य है, हर्षवर्धन तो सही है। हर्षवर्धन एवं, हाँ क्रमशः देखो, क्रम से बताओ ना। फाह्यान और कौन? ह्वेन सांग। ध्यान दीजिएगा, फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय कह दीजिए या विक्रमादित्य, इनके दरबार में आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। जब वर्धन वंश चलेगा तब ये आया था। दोनों कहां के निवासी थे? उस दिन आपसे पूछे थे, ये दोनों के दोनों किस देश से आए थे? तो चीनी यात्री थे। चीनी यात्री थे जो आए थे कहां? भारत आए थे। तो आज के लिए इतना प्रश्न था, 31, मतलब 31 प्रश्न नहीं था, 25 से 26 प्रश्न थे जो आप अभी आप लोगों ने किया। अभी कुछ क्वेश्चन और करवा देंगे तो ये गुप्त काल क्या हो गया? समाप्त। क्लियर है? क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिए। अब तो बिल्कुल आप क्या हो रहा है, क्लास समाप्त हो गई है, ये पूरा कंप्लीटली आपने पढ़ लिया है गुप्त काल। रचनाएं, गुप्त काल की रचनाएं पढ़ लीजिएगा। चलिए, एक पॉइंट आपने बता दिया कि क्या बताना है? रचनाएं जो भी कुछ होंगी, और उसके बाद ठीक है रचनाएं हो जाएंगी। मंदिर हमने आपको बता ही दिया।
प्रशासनिक इकाई हमने आपको बता दी, कुछ सदस्य जो अच्छा ये भी बता देंगे, बिल्कुल बताते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल। अभी आप लोग क्या करेंगे, क्लास रिवीजन करते रहिए, ठीक।